भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आप सबसे छोटी सी विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक के साथ आप जरूर चैनल को अपनी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहले से करे हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश में निदेशालय से जारी 11 नवंबर का कल का एक सरकारी आदेश सबसे पहले दिखाते हैं। गौरव शुक्ला जी हैं उपनिदेशक, उनका ही ये लेटर है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और प्रभारियों को लेटर भेजा गया है, जिनमें कि बहराइच शामिल है, बलरामपुर है, चंदौली है, फतेहपुर है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, सिद्धार्थनगर है और श्रावस्ती है। इनको जिलों को बोला गया कि किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना है SAG, इसके अंतर्गत जो 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं हैं, इनकी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में के लेटर जारी किया गया। लिखा गया कि यहां पर उपयुक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या दे दी गई है 8422 और यहां पर 7622। इनका संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सर्वे के उपरांत जनपद में आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र में आने वाली समस्त 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का डाटाबेस तैयार कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में निर्देश किया गया यानी फिर से किया जाता है कि सर्वे के उपरांत जनपद के आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र में आने वाली समस्त 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का विवरण निम्न निर्धारित प्रारूप पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तथा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में सॉफ्ट कॉपी यहां पर जो आप देख सकते हैं SNPS यहां पर सप्लाई करके up4@gmail.com, इस पर हस्ताक्षर युक्त हार्ड कॉपी भी निदेशालय में प्रत्येक दशा में 16 नवंबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश है कि अपने जनपद की समस्त 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं, उनका पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण कराकर उनके आधार फीडिंग का कार्य भी उक्त अवधि तक अनिवार्य रूप से करा ले। तो प्रारूप में भी आप देख सकते हो कई कॉलम यहां पर दिए गए हैं। तो ये सभी कॉलमों पर सूचना किसको भर के देनी है? किशोरी बालिकाओं वाली सूचना है। DPO लोगों को निदेशालय को भेजने के लिए बोला जा रहा है। पहले भी ऐसे मैटर भेजे जा चुके हैं और बहुत से जनपदों में हो भी गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर के, जिनका एक 10 तारीख यानी परसों का लेटर आपको दिखाते हैं, 10 नवंबर का। दुर्गेश प्रताप सिंह जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर, इन्होंने लिखा बाल विकास परियोजना अधिकारी जो साहेबदोती कानपुर नगर के हैं कि माननीय राज्य मंत्री महोदय महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के द्वारा आज दिनांक 10 नवंबर को आपकी परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बर्रा गांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आंगनबाड़ी केंद्र पूर्णतया बंद पाया गया। उक्त स्थिति अत्यंत जो है असंतोषजनक है एवं आपत्तिजनक है। आंगनबाड़ी केंद्र के नियमित संचालन के संबंध में अधो हस्ताक्षरी द्वारा कई बार निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्र का परिक्षेत्रवार व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आंगनबाड़ी केंद्र समय से खुलने और बंद होने की फोटो मंगा करके केंद्र का नियमित संचालन सुनिश्चित कराएं, किंतु उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इनका कहने का मतलब है एक जगह निरीक्षण हुआ, वहां केंद्र बंद पाया गया, जबकि इनका कहना है बंद नहीं होना चाहिए था और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और वैसे भी इसीलिए यहां पर यह भी कहा गया कि पहले से आदेश दिए गए कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए जाएं सुपरवाइजर बहनों के द्वारा, इन सबके द्वारा जो भी निरीक्षण वाले हैं, तो वो सब अपना डेली सेंटर खुलने से पहले का फोटो मांगे उसमें और सेंटर बंद होने के बाद का भी फोटो उनसे मांगे, इस तरह से। और ये चीजें डेली करवानी है, इसके लिए उन्होंने इसमें जिक्र किया। इनका कहना है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देश है कि क्षेत्रीय सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उक्त के संबंध में 1 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपने स्पष्टीकरण सहित आख्या उपलब्ध कराएं, ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि यदि भविष्य में किसी माननीय जनप्रतिनिधि अथवा उच्चाधिकारी के निरीक्षण के समय केंद्र के संचालन के संबंध में कोई विपरीत स्थिति पाई जाती है, तो उक्त दिवस का संबंधित क्षेत्रीय सुपरवाइजर का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका जाएगा। साथ ही संबंधित आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी मानदेय रोकने के लिए नोट सीट वगैरह के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो दोनों लोगों को कड़ी यहां पर चेतावनी दी गई और स्पष्टीकरण भी मांगा गया। एक मैटर और आया, लिखा है सुधांशु भाई नमस्ते, आप हमारे छोटे भाई के तरह हैं, हम आपकी हर वीडियो समय निकाल करके डेली न्यूज सुना करती हैं और काफी जानकारी आपके वीडियो में रहती है और हर खबर आपकी सच्ची होती है और मैं अपने विभाग के जो भी बहन मिलती हैं हम आपके चैनल से जुड़ने के लिए कहते हैं। सुधांशु भाई मैं सोनभद्र जिले से हूं, हमारी शहर परियोजना है और आप हमें सही सुझाव दीजिए। भाई हमारे नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, जहां हम रहते हैं वहां अनुसूचित सीट पर सभासद की है और हम चुनाव में सभासद पद के उम्मीदवार खड़ी होना चाहती हूं। आप सभी सुझाव दीजिए कि चुनाव में जीतने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद छोड़ना होगा या दोनों पद पर कार्यरत रह सकती हूं या नहीं, आप चैनल पर प्रसारित करने की कृपा करें। तो बिल्कुल दो पद नहीं संभाल सकती, आपको एक पद छोड़ना होगा, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा मैं आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि आप सभासद का पद लड़ें और जिसके लिए आंगनबाड़ी की नौकरी आप छोड़ दें, क्योंकि यहां पर देखो वो सभासद का पद हमेशा के लिए नहीं है और वहां पर राजनीति वाले मुद्दे, वहां पर उतार चढ़ाव लगा रहेगा। और रही बात यहां पर सिर्फ जीतने और छोड़ने की बात दूर की है, मिलना भी दूर की बात है सभासद वाला पद, लेकिन सोचना एक बात यहां पर, उससे पहले ही आपको नौकरी छोड़ने के लिए आपका विभाग कहेगा, उसके बाद ही आपको पर्चा भरने दिया जाएगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखो कि पद मिलने के बाद ही पद छोड़ने के लिए नहीं, ये आग्रह करते हैं विभाग वाले, चाहते हैं कि पहले ही नौकरी छोड़ दो, उसके बाद चुनाव जो कुछ लड़ो जाकर के जो करो। नौकरी में मानदेय सेवी के पद पर हो आप और इसमें रहते हुए चुनाव लड़ने नहीं दे सकते लोग। काफी राज्यों में कोर्ट वोट से लड़ने के बाद ऑर्डर आए हैं, लड़ने दिया गया चुनाव, लेकिन बहुत से सारी जगह क्या होता है कि लड़ने ही नहीं दिया जाता। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जो हकीकत में है, मैंने आपको बता दी। एक अगली जानकारी हमारे पास आई है, प्रदीप कनौजिया भाई हैं, उन्होंने पोस्ट किया फेसबुक पर कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में परिचालक पद पर भर्ती, प्रति महीना 13,000 रुपया वेतन भी मिलेगा और ये जो भर्तियां हैं sevayojan.up.nic.in से की जाएंगी। एक तरह से निजीकरण को लेकर के आप देख रहे हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी इस तरह की भर्तियां होती हैं तो वहां पर जो सैलरी है वो थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट 13,000 रुपया पर इन लोगों को भर्ती कर रही है। समझ रहे हैं कैसे लोगों का जो इस तरह से और एकदम से पेमेंट तक गिराया गया, फ्यूचर दिखाने के बजाय उनको जो है पीछे धकेला जा रहा है, यानी पास्ट में ले जा रहे हैं वेतन और जो है इन सब मामलों में। उत्तर प्रदेश परिवहन जो है निगम में परिचालक पद पर बंपर भर्ती कह रहे हैं। अब इटावा में 78 हैं, गोरखपुर में 406 हैं, झांसी में 175 हैं, आगरा में 173 हैं, नोएडा में 95 हैं, अलीगढ़ में 252 हैं, वाराणसी में 83 हैं, आजमगढ़ में 103 है, प्रयागराज में 265 है, सहारनपुर में 360 है, हरदोई में 86 है, बांदा में 209 है, लखनऊ में 289 है, बरेली में 277 है, मुरादाबाद में 436 है, देवी पाटन में 107 है, अयोध्या में 100 है, कानपुर में 191 है, गाजियाबाद में 80 है, मेरठ में 241 है। इतनी यहां पर भर्तियां देखने को जिलों में मिल सकती हैं। शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ ही साथ सीसी यानी ट्रिपल सी लिखा गया प्रमाण पत्र भी ये कह रहे हैं। आयु 18 से 40 वर्ष इनका कहना होनी चाहिए। वेतनमान में इनका कहना है यहां पर ये कुछ लिखा गया 1.59 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से महीने में न्यूनतम 5,000 किलोमीटर पर, इस तरह से ये कुछ पैसा लिखा है। तो इन्होंने लिखा नीचे 12,500 रुपया लगभग, किलोमीटर बढ़ने पर वेतन भी अधिक होगा। तो यहां पर क्या होता है, जितना ज्यादा आप जो है यहाँ पर किलोमीटर आप गाड़ी वहां पर जो चलाएंगे या चलाना पड़ता है आपको, तो उसका आपको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। सभी भर्तियां सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी, तो इसीलिए सेवा योजन पोर्टल से जाकर के जिसको अप्लाई करना हो वो कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस तो लगेगी, जाहिर सी बात है, इसमें लिखा भले ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर परिवहन विभाग में है तो मांग सकते हैं। परिचालक का ही पद है ना, तो बिल्कुल मांगेंगे और इसके बारे में और अपना सर्च कर लेना और फिर आगे बढ़ना। अनीसा खातून जी हैं, जालौन से आती हैं, जिनके द्वारा एक जानकारी भेजी गई कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो कोच के हैं, 11 तारीख का कल का उनका कार्यालय से के ऑर्डर है। अर्हता दिनांक 1/1/2023 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम होना है, जिसके बारे में एक ये आर्टिकल आया। इसमें उन्होंने लिखा, आप देख सकते हैं, 4 नवंबर 2022 के अनुपालन में अर्हता तिथि 1/1/23 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है और दावे और आपत्तियां दिनांक 8 दिसंबर तक प्राप्त की जाएंगी, जिसमें दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की 4 विशेष अभियान की तिथियां हैं, 12 नवंबर, 20 नवंबर,
26 नवंबर और 4 दिसंबर ये यहां पर रहने वाली है। निर्धारित तिथियों में समस्त बीएलओ सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अपने समस्त मतदेय स्थल पर बैठेंगे। इस तरह से ये ऑर्डर आया। साथ ही यहां पर एक ये और लेटर हमारे पास है 11 नवंबर का कल का लेटर, और यहां पर आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा गया देखते हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित पद, स्थान तथा स्थापना यानी स्थानांतरित तैनाती इनको किया जाता। तो यहां पर इनका ये स्थानांतरण हुआ है, तबादला कह सकते हुआ है, और उसके बारे में तो ये कोई खास जो है चीज नहीं है। आगे देखो यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी जो उन्नाव के उत्तर प्रदेश से 10 नवंबर का उनका परसों का लेटर है। इन्होंने भी यहां पर वही सब जिक्र किया 12 नवंबर, 20 नवंबर और यहां पर 26 नवंबर और फिर 4 दिसंबर जो तिथियां मैंने आपको बताई यही निर्वाचक वाली कामों की और आपत्तियों वाली, तो उसके बारे में है और जानकारी आपको दे दी। साथ ही एक ये यहां पर उन्नाव से मैटर आया, आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर का है, काफी पहले का है। फिलहाल ये मैटर शायद प्रकाशित हो चुका होगा। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराए गए बच्चों की सूचना, उनका फॉलोअप एवं भर्ती कराए गए बच्चों के परिवार को मिलने वाली धनराशि का भुगतान के संबंध में परियोजना कार्यालय स्तर पर पंजिका बनाने के संबंध में भी एक ये ऑर्डर आया था। तो इस वाले काम को भी ध्यान थोड़ा दे लेना, क्योंकि ये वाले काम भी बहनों से कराते हैं, क्योंकि पोषण पुनर्वास केंद्रों में आपको पता है आंगनबाड़ी बहनें बच्चों को एनआरसी में भर्ती करवाती हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत इस वाले मैटर पर भी आप फोकस कर लेना। इसमें लिखा है क्रम संख्या का कॉलम, बच्चे के नाम का, बच्चे की जन्म तिथि, बालक है या बालिका, बच्चे के माता का नाम, बच्चे के पिता का नाम और माता पिता का मोबाइल नंबर, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर। इस तरह से चीजें यहां पर होनी है। एक और है ऐसे सभी चीजें यहां पर आपको भर करके शायद मांग ले या नहीं भी मांगेंगे तब भी थोड़ा देख लिया करो। आज के इस वाले वीडियो को दोस्तों यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।